Assalamu alaikum. Welcome to my channel Passion of Literature. I am going to discuss the play Amity or How to Get Rid of It by Eugene Ionesco. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है देखेंगे जो राइटर है उसकी बायोग्राफी। ये मैंने बहुत शॉर्ट सी बायोग्राफी इसमें रखी है क्योंकि बेसिकली मुझे जो है ना वो एमडी के बारे में बताना है, स्टोरी को एक्सप्लेन करना है। तो जो ये है यूजीन, ये 26 नवंबर 1909 स्लैटिना में पैदा हुए थे, रोमानिया में। और इन्हें जो है रोमानियन फ्रेंच प्ले राइट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के जो बहुत सारे ईयर्स हैं वो फ्रांस में गुजारे हैं। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बताते हैं कि जो यूनेस्को है इन्होंने इंस्टिगेट किया रेवोल्यूशनरी आइडिया एंड टेक्निक ऑफ इन ड्रामा, मतलब उन्होंने ड्रामा के अंदर एक नए किस्म का आइडिया और टेक्निक्स बताई जो जिसकी बिगनिंग जो है वो इस तरह से हुई, एंटी प्ले के नाम से उसे फेमस किया गया। जैसे कि उनका जो प्ले है द बेल सोप्रानो, ये जो है ये एंटी प्ले का बेसिकली मतलब ये होता है जो कि ऑपोजिट हो ट्रेडिशनल प्ले। ये भी जो है ये प्ले भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जो है जेनरा में आता है। जैसे ये जो एमडी है ये भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जेनरा में आता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड पे जो है मैं अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है ये मेंबर बने थे एकेडमिक फ्रांस से इन 1970 में बने थे और इसके मेंबर, और 1970 में ऑस्ट्रियन स्टेट प्राइज फॉर यूरोपियन लिटरेचर जो है इन्हें मिला था। और इसके बाद 1973 में जेरूसलम प्राइज जो था इन्हें मिला था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 28 मार्च 1994 में हुई थी पेरिस में, फ्रांस में। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्ले की। प्ले में जो है दो करेक्टर्स हैं, जो है एमिडी जो कि है हस्बैंड है, वो एक इसका जो प्ले के अंदर इनका जो रोल है, इनका जो करेक्टर है वो बेसिकली प्ले राइट है। और ये जो इनका बिहेवियर है अनकॉन्शियस बिहेवियर, मेंटली सुप्रेस्ड, ये जैसे मैं आगे जाऊंगी प्ले के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों इधर बताया हुआ है। और उसके बाद मैडलिन है, ये जो है ये स्विच बोर्ड ऑपरेटर है, ये इनकी जॉब है। और ये जो है एमिडी की वाइफ है, ये भी जो है मेंटली डिस्टर्ब है। ये है इसका जो प्रॉपर जो स्टोरी है वो इस तरह से, इसकी प्लॉटिंग इस तरह से की हुई है कि जो एमिडी और उसकी जो वाइफ है मतलब मैडलिन, ये एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और उनके अपार्टमेंट में, उन्हीं के अपार्टमेंट में एक रूम के अंदर एक कॉर्प्स है। कॉर्प्स मतलब एक लाश पड़ी हुई है जो कि मतलब वो कंफर्म नहीं जानते वो लाश किसकी है। और जो लाश है उस रूम में उसकी वजह से उधर मशरूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी तादाद होती जा रही है। और जैसे जैसे मतलब एक देखें जैसे एक चीज़ होती है, एक डेड बॉडी है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके कुछ ना कुछ यू कैन से कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होते हैं ना। तो उसमें मतलब ये एक फिक्शनल स्टोरी है, इसलिए इधर उन्होंने मशरूम को उसके साथ मतलब बताया हुआ है कि उधर मशरूम है, जो उसकी वजह से मशरूम भी है उनका भी साइज बढ़ता जा रहा है, उनकी भी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है रूम में। तो अब ये जो है एमिडी और उसकी जो वाइफ है मैडलिन, ये जो दोनों है ना ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। एक तो एक इनके अपार्टमेंट के अंदर जो है एक लाश पड़ी हुई है और उन्हें पता भी नहीं कि ये कहाँ से आई, किसने किसे मारा, क्या किया क्या नहीं। इसके बाद जो है ना मैडलिन ये जो है ये एमिडी के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लगाती है कि ये जो एमिडी है इसने मारा है इस जो ये मतलब ये जो बंदा है ये जो इधर जिसकी लाश पड़ी हुई है, कहते हैं कि इसे एमिडी ने मारा है क्योंकि वो कहती है कि शायद ये मेरा एक्स बिलव्ड वन है जिसको एमिडी ने मारा है। तो वो जो है पर एमिडी जो होता है वो इस बात से बिल्कुल जो है डिनाई करता है। वो कहते हैं नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा। वो इसके सारे जो भी उसके ऊपर वो मतलब इल्ज़ाम वगैरह लगाती है, वो सबको कहता है कि नहीं मैं ये सब नहीं एक्सेप्ट करता, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम गलत कह रही हो। उसके बाद कुछ ऐसा मतलब होता है, सिनेरियो बनता है कि अब वो जो साथ वाले अपार्टमेंट के लोग भी होते हैं उन्हें भी इन पे शक होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फैमिली जो थी ये दोनों जो बंदे होते हैं ना मतलब एमिडी और इसकी जो वाइफ मैडलिन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग पड़ते हैं। और जब कोई बंदा ऐसे डिस्टर्ब रह रहा हो तो नॉर्मली भी ऐसा होता है कि उसके जो अपने नॉर्मल रूटीन के वर्क होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ उनमें खराबियाँ, थोड़ा थोड़ा उनका बिहेवियर एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो जो लोग होते हैं उनको भी इनके ऊपर शक होने लग पड़ता है। तो इसमें जो एमिडी भी होता है वो भी कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ के बारे में सोच सोच के, और ये जो है मेडलिन भी इस चीज़ के बारे में सोच सोच के कि लाश इधर किधर से आई, कैसे आई, क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे अगर कोई देख लेगा तो ये वो। तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेती है क्योंकि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होने लग पड़ती है मेडलिन, तो वो अपने आप को जो है ना आइसोलेट कर लेती है सबसे
किसी से भी नहीं मिलती, बस अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती। सुकून चाहिए होता है इस चीज़ के लिए कि मतलब वो इतना सब उनकी लाइफ में चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, जो है ग्रोइंग जो है कॉर्प्स है उनके रूम में, तो ये सब सिचुएशन जो है ना वो हैंडल नहीं कर पा रही होती। उसके बाद जो होता है ना एमिडी, वो सोचता है कि अब जो है ना, अब जो भी हो जाए, अब मैं इस लाश से जो है ना पीछे छुड़वा के रहूँगा। तो वो जो है ना एक मतलब ये जो लाश है ना उसे बांधता है इस तरह से कि मतलब वो उसे ड्रैग करके ना लेके जा सके। तो वो क्या सोचता है कि हमारे जो मतलब उनका जो अपार्टमेंट होता है ना उसके थोड़े ही फासले पर एक रिवर होता है। तो वो उससे कहता है कि मैं अपना इस जो है लाश को उसमें बहा दूंगा। तो वो जो है ना उसे ड्रैग करके लेके जा रहा होता है। तो उसमें ना एक इधर एक पॉइंट ऐसा होगा कि ना आता है कि सब लोग जो है ना इसको कॉन्टिन्यूसली देखने लग पड़ते हैं, क्योंकि वो जो लाश थी वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हुई थी। तो वो जो था वो फिर से जब ड्रैग करके लेके जा रहा था तो लोग सब देख रहे थे। तो इसमें जो ये जीन है ना, हमारे जो राइटर साहब है वो भी है ना, वो भी कहते हैं कि मैंने भी, वो अपने आप को भी एक विटनेस बनाते हैं इसकी, मतलब लोगों में से जो देख रहे होते हैं ना, वो कहते हैं एक मैं भी हूँ, मैंने भी उसे देखा था वो बॉडी ड्रैग करके लेके जाते हुए। तो खैर जब वो उधर रिवर पे पहुंचते हैं तो फिर वो जब उसे ड्रैग करके मतलब उसके अंदर पुश कर रहा होता है रिवर के अंदर के पानी के फ्लो के साथ, तो तब ऐसा होता है कि जो होता है ना एमिडी, उसके जो होते हैं ना लेग्स वो टेंगल कर जाते हैं वो बॉडी के साथ। तो अब ये होता है जब उसके लेग्स टेंगल कर जाते हैं तो जो बॉडी का साइज है उसका एमिडी से काफ़ी बड़ा हो गया होता है। तो बॉडी उसका डेड बॉडी का साइज, तो वो जब वो बह रही होती है ना तो एमडी भी उसके साथ टेंगल्ड हो जाता है, तो एमडी भी साथ साथ बहने लग पड़ता है। मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो नहीं छुड़ा पा रहा होता, तो फिर ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बहने लग पड़ता है। तो इस तरह ऐसा एक पॉइंट आता है कि जो एमडी है ना वो भी पानी में डूब के कहीं मर जाता है, उसका पता भी नहीं चलता। तो यही बस स्टोरी है, इसमें और कोई इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, कोई इतना ज़्यादा सीन नहीं है, बस यही है बेसिकली कि वो जो है बॉडी होती है उससे वो उन्हें पता नहीं होता कहाँ से आते कहाँ से नहीं। और इवन ये हमें थ्रू आउट द स्टोरी जो है ना हमें भी ये नई बात बताई गई कि वो मतलब बॉडी कहाँ से आई, क्या वाकई उसे एमिडी ने मारा भी है कि नहीं मारा। उसके बाद अब हम बात करते हैं थीम्स की। इसमें डिफरेंट थीम्स हैं, जैसे कि एक आइसोलेशन का थीम है। आइसोलेशन का थीम किस तरह आ सकता है कि जैसे वो जो मेडलिन थी वो जो थी, जब वो सारे माहौल से हर चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है तो वो जो अपने आप को है ना आइसोलेट कर लेती है ताकि वो किसी को जवाब ना दे सके कि उसके घर में बॉडी कैसे है क्या नहीं। कुछ बंदा मेंटली इतना वो डिप्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है इन चीज़ों से, तो वो भी बेचारी इस तरह, उसका भी यही हाल हो गया, उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, लोगों से मिलना जुलना उसने बंद कर दिया ये वो। तो उसके बाद जो दूसरा है वो है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस का जो है वो थीम इस तरह से आएगा जैसे कि जो था एमिडी था, जब वो टेंगल्ड हो गया उसके अंदर उसकी बॉडी के साथ जो थी कॉर्प्स थी, तो वो जब उसके साथ टेंगल्ड हो गया ना तो लोगों ने उससे भी डूबता देखा, पर उस वक्त जितने भी लोग थे किसी ने भी उससे बचाने की कोशिश नहीं की। मतलब वो एक सेल्फिशनेस की इस हद तक थे ना लोग कि उन्होंने मतलब ये नहीं किया कि उस कोई डूब रहा है उसकी मदद कर दी जाए, तो वो उसके बिल्कुल भी ऐसा वैसा उसकी कोई मदद नहीं करता है, बल्कि वो डूब जाता है। इस सेंस में ये वाला थीम आ सकता है। एक है टिट फॉर टैट, और या हम इधर ये भी कह सकते हैं इवल फॉर इवल। ये इसलिए कि इस सेंस में कि जैसे है कि जो है पूरे के पूरे प्ले में बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि जो है एमिडी उसने वाकई उससे मारा है कि नहीं। पर एक बात है, फर्स्ट कर लिया जाएगा एमिडी ने उस बॉडी को मारा है, उस बंदे को मारा है, उस कॉर्प्स को मारा है, तो एट द एंड क्या हुआ, एमिडी के साथ भी बुरा ही हुआ है, वो भी जो है वो उसके साथ ही बह के वो भी कहीं मर गया है। तो ये टिट फॉर टैट का सीन इस सेंस में इधर आता है, ये जो टिट फॉर टैट का थीम है। उसके बाद ये है कि मैंने ये मतलब कोटेशन है, ये मतलब मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने लिख दी कि मैन इज इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। ये भी जो है ये इस प्ले के साथ जो है काफ़ी रिलेट करती है कि देखो जैसे अगर वो चाहता तो कोई और तरीका भी अपना सकता था उससे जान छुड़वाने का, और अगर उसने नहीं मारा तो वो किसी को बता भी सकता था, जैसे किसी कॉप्स को बता देता, पुलिस को बता देता कि मतलब हमारे घर में ऐसी बॉडी है, पर उसे नहीं बताया क्योंकि ये स्टोरी को हमें जैसे कि बताया कि ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेट करती है, तो उसमें क्या होता है उसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती, हर चीज़ जो है वो कंफ्यूज किस्म की बताई गई होती है। तो इसलिए हमें नहीं पता होता उसने वाकई मारा है नहीं मारा, और एंड पे भी हमें नहीं पता चलता कि वाकई उसने मारा है कि नहीं मारा। तो ये जो कोटेशन इधर लिखने का मतलब ये था कि वो इससे ईजी वे भी ढूंढ सकता था इस कॉप से जान छुड़वाने का,
पर वो जो है वो ऐसे का ढूंढता है कि एक तो सारे लोग भी उसे देखते हैं, वो तो प्रॉपर विटनेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं उसके इस काम के, भले बेशक उसने नहीं भी मारा फिर भी उस पर इल्ज़ाम तो लगेगा। तो कुछ ये है कि वो अपने आप को बचाने की बजाय खुद ही उसके साथ डूब के मर जाता है। तो ये है। थैंक यू सो मच।